हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव स्टेनो क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वह है स्टेनोग्राफी। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि दिस इज किशन सिंह एंड आई हैव गॉट 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद स्टेनोग्राफी। एंड मैंने इन 3 वर्षों में मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे बच्चे आज भी स्टेनोग्राफी को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर आप हमें बताइए कि स्टेनोग्राफी होता क्या है और इससे निकलने वाली वैकेंसियां कौन कौन से विभाग से होती हैं और इसमें कंपटीशन का स्तर क्या है। इस तरीके की बहुत सारी कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि उन बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो सके जो स्टेनोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं या स्टेनोग्राफी को करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आज मैं बता दूं आपको कि स्टेनोग्राफी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आज भी कंपटीशन का स्तर बहुत कम है। जैसे कि हम इन सारी टॉपिक्स के बारे में आगे वीडियो में जानेंगे। जिस तरीके से आज लॉकडाउन का जो समय चल रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को लॉकडाउन की वजह से आज एजुकेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो उनके लिए स्टेनोग्राफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि हम स्टेनोग्राफी की जो क्लासेस हैं हम ऑनलाइन देने वाले हैं, जिसकी डेट हमने अभी तक रिवील तो नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द यह वीडियो आपके पास होगी। और स्टेनोग्राफी को लेकर के भी जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनकी भी कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। वेलकम बैक माय फ्रेंड। अब बात करते हैं कि स्टेनो क्या है। फ्रेंड्स, स्टेनो एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसे हम सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं। और बात की जाए इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत श्री गया प्रसाद अग्रवाल जी द्वारा सन 1922 में इसकी रचना की गई, जिसे 1948 में हमारे भारत सरकार द्वारा इसे हिंदी भाषा शॉर्ट हैंड के नाम से मान्यता प्राप्त हुई, जो कि आज लगातार 2020 तक चला आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके नाम की। तो फ्रेंड्स, स्टेनो को हम किन किन नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड, मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि अधिकांशतर बच्चे इसे सिर्फ 2 ही नाम से जानते हैं, जिससे कि हिंदी शीघ्र लेखन और शॉर्ट हैंड के नाम से। परंतु इसके 2 नहीं, इसके 3 नाम और होते हैं, जिसे हम अशुल लिपि, संकेत लिपि और स्वरालिपि कहते हैं। तो फ्रेंड, मैं बताता हूं कि गलतियां करते क्या हैं। खासकर वो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं जो कि स्टेनो सीख चुके हैं या फिर स्टेनो सीख रहे हैं। गलतियां होती क्या है कि अन्य कई राज्यों में या फिर अन्य कई डिपार्टमेंट में ऐसी वैकेंसी जब निकाली जाती हैं, वहां पर इसे कई अन्य नामों से प्रकाशित किया जाता है। जैसे कि कहीं पर हिंदी शीघ्र लेखन, तो कहीं पर अशुल लिपि, कहीं पर संकेत लिपि। इस तरीके से अलग अलग नाम से इसकी वैकेंसियां निकाली जाती हैं। और लोगों को इसकी अगर पूरी नामों की जानकारी नहीं होगी, उन बच्चों को जानकारी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो इस वैकेंसी को नजरअंदाज कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो वैकेंसियां मिस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कहने का मोटिव यही था कि समस्त जानकारी से बेहतर है कि सूक्ष्म जानकारी रखी जाए। तो चलते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं इनके नामों की। तो बता दो फ्रेंड्स, इनके कार्यों के आधार पर इनके नामों को रखा गया है और इसे डिटेल में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि अगर हम इसे डिटेल में जाने, उसके लिए हमें हिंदी व्याकरण की संधि विच्छेद का यूज करेंगे। जैसे कि हम सभी ने संधि विच्छेद टॉपिक को पढ़ा ही होगा। संधि विच्छेद होता क्या है? संधि विच्छेद में होता यह है कि कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य को यदि हम क्लासिफिकेशन कर दें या फिर विभाजित कर दें, तो उसके एक्चुअल मीनिंग को समझने में हमें आसानी होती है। उसी तरीके से हम इसे डिफाइन करने के बाद समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है और शीघ्र का मतलब होता है तीव्र या फिर जल्दी, और लेखन का अर्थ होता है लिखना। मतलब हिंदी भाषा को तीव्र गति से लिखना हिंदी शीघ्र लेखन कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अशुलिपि। अशुलिपि क्या होता है? अशुलिपि एक पर्यायवाची शब्द है। आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची पढ़ा ही होगा। उसमें एक अशु का मतलब होता है छोटा और लिपि का मतलब होता है लिखना, मतलब छोटा लिखना। मतलब किसी भी हिंदी भाषा को छोटा लिखना अशुलिपि कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संकेत लिपि।
तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया, इनके कार्यों के आधार पर इनके नामों को रखा गया है। तो संकेत से जो समझ में आता है वह है कि किसी भी शब्द या वाक्य को सांकेतिक भाषा में लिखना संकेत लिपि कहलाता है। अब बात करते हैं स्वरालिपि की। तो स्वरालिपि क्या है? तो फ्रेंड स्वरालिपि का मतलब होता है, जैसे कि हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, स्वर से मतलब हमारा स्वर कुछ इस तरीके से निकल रहा है प्रोनाउंसिएशन में, तो स्वरों की सहायता से लिखा गया शब्द स्वरालिपि कहलाता है। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड कि शॉर्ट हैंड क्या है। तो शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, और हैंड का स्टेनो के शब्द में कहा जाए तो हैंड का मतलब होता है लिखना या फिर बनाना। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जाना इनके नामों की और इसके राइटर की और इसकी शुरुआत की और इनके नामों की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके यूज की कि इसे यूज करता कौन है। तो फ्रेंड बता देना चाहूंगा कि भारतीय पत्रकार, जो हमारे भारत के भारतीय पत्रकार हैं, अधिकांशतर हिंदी शॉर्ट हैंड स्टेनो का यूज करते हैं, जो कि वक्ता द्वारा बोले गए स्पीच जो तीव्र गति से बोली जाती है उसे हिंदी भाषा में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके लिए वह शॉर्ट हैंड स्टेनो का यूज करते हैं। अब बात करते हैं गोपनीय पत्र की। तो गोपनीय पत्र होता क्या है? तो गोपनीय पत्र या फिर हम कह सकते हैं सीक्रेट लेटर, जैसे कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई सीक्रेट मैसेज भेजना होता है, उस कंडीशन में हिंदी शॉर्ट हैंड स्टेनो का यूज किया जाता है, जिसे हम गोपनीय पत्र या फिर सीक्रेट लेटर कहते हैं। और इसे अधिकांशतर हमारे न्यायिक प्रशासन जैसे कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह के अन्य न्यायिक प्रशासन में इसका अधिकांशतर यूज होता है। और इसके अलावा भी अन्य कई संस्थाओं में इसका शॉर्ट हैंड का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि स्टेनो से संबंधित कौन कौन से विभाग हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर आप हमें बताइए कि स्टेनो तो ठीक है हम कर लें, लेकिन इसमें निकलने वाली जो वैकेंसियां हैं वो कौन कौन से विभाग या कौन कौन से डिपार्टमेंट से इसकी वैकेंसियां निकलती है। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूं कि स्टेनो की बात अगर मैं करूं तो ऑलमोस्ट सारे विभाग, चाहे वह डिफेंस से हो या फिर ऑफिशियली हो, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, इन सारे विभाग में, चाहे यहां तक कि प्राइवेट संस्थाओं में भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां अवेलेबल होती हैं। फिर भी हम जान लेते हैं इसको डिटेल से। सबसे पहले हम बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत में दो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो हम इसे भी डिवाइड कर दिए हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रेलवे। रेलवे में इसके दो विभाग होते हैं, एक ऑफिशियली होती है और एक डिफेंस की होती है। तो इस पे जैसे कि आरपीएफ जो डिफेंस की है और ऑफिशियली वर्क तो है ही है। और नेक्स्ट बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी एक डिफेंस की जॉब है जिसमें सीआरपीएफ की भी एक पोस्ट निकलती है जहां पर स्टेनोग्राफी की डिमांड काफी होती है। बीएसएफ और इसके बाद कोल इंडिया, जैसे कि जिसे हम कोल माइंस या फिर एसएसईएसएल कहते हैं। इस तरीके से अन्य कई संस्थाएं हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चलाती हैं, वहां पर भी इसकी वैकेंसियां निकाली जाती हैं। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले आता है एसएससी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे आज एसएससी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और यहां पर भी एसएससी में भी स्टेनोग्राफी की वैकेंसियां निकलती है, जहां पर ग्रुप सी वर्ग 3 या वर्ग 4 बोल सकते हैं आप उसे, उन दोनों की वैकेंसियां स्टेनोग्राफर से अवेलेबल होती हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो यहां पर भी वैकेंसियां निकलती है इसकी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, व्यापम, इस तरीके से अन्य कई स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां अवेलेबल होती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट में अधिकांशतर बच्चे जो हैं तैयारी करते हैं डिफेंस में जाने की, तो उनके लिए यह बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं और वह डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन कैसे है, क्योंकि अगर वह पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसियां अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है स्टेनोग्राफी करने के बाद, तो उन्हें सीधा एसआई की पोस्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जाना इनके यूज के बारे में और इनके विभाग के बारे में। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की।
तो फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक कमेंट्स और करते हैं कि सर हम इस स्टेनो क्लास जो है इस स्टडी को हम कौन से क्लास के बाद हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूं कि इसे जो बच्चे 12th पास आउट हो चुके हैं वो स्टेनो की स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे करना क्यों चाहिए, इससे हमें क्या फायदा, मतलब या फिर हम कहें इससे हमें क्या बेनिफिट्स होगा। तो फ्रेंड मैं बता देना चाहता हूं कि स्टेनो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आज भी इसकी कंपटीशन बहुत कम है बाकी की तुलना में। जैसे कि आज हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि अगर हम किसी भी विभाग में वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर हम मान के चलें कि 100 पोस्ट निकलती है तो वहां पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख इस तरीके के फॉर्म फिलअप की जाती हैं। लेकिन आज भी स्टेनो की अगर बात की जाए तो जहां पर 100 पोस्ट निकलती हैं तो वहां पर सिर्फ 1000 या फिर 500 इस तरीके के वैकेंसियां फॉर्म फिलअप की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फर्क है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपटीशन को लेकर। और आज का जो कंपटीशन का दौर है इसमें जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं, इससे कई कारण हो सकते हैं, उसके लिए स्टेनो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फिर भी हम इसे जानते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अगर जिन बच्चों के मार्क्स 90% या 90% प्लस होते हैं उनका तो ऑलमोस्ट मेरिट लिस्ट जो बनता है वो उसमें उनका नाम आ जाता है। लेकिन उन बच्चों जिन बच्चों के मार्क्स 55 to 70 एवं होते हैं उन बच्चों के मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे मायूस हो जाते हैं और जॉब को गिव अप कर चुके होते हैं। लेकिन उन्हें मैं बता दूं कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी उनके आगे आज है जो कि एक स्टेनोग्राफी की है। जैसे कि कंपटीशन कम होने की बात जैसे मैंने की, तो कंपटीशन कम होने की वजह यह नहीं है कि स्टेनो एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बल्कि यह है कि लोगों की इसकी सही जानकारी ना होने की वजह से आज भी स्टेनो बहुत कम बच्चे ही करते हैं। और ना करने की कई और वजह भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जहां पर स्टेनो की टीचर नहीं है, या फिर बड़े शहर हैं जहां पर बच्चे जा नहीं सकते, या फिर कहें हम या तो फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करना होता है। तो कहीं ना कहीं स्टेनोग्राफी की इसलिए आज बच्चे बहुत ही कम हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैटेगरी वाइज कैसे करते हैं। जैसे कि कैटेगरी की बात करूं तो जैसे आज हमारे भारत में एसटी, एससी, ओबीसी कुछ इस तरीके से कैटेगरी बांटी गई हैं, तो उनके आधार पर भी एग्जाम लिया जाता है, परसेंटेज के आधार पे भी लिया जाता है, मेरिट लिस्ट के आधार पे भी लिया जाता है। लेकिन उन सभी से आज भी स्टेनोग्राफी में लोगों की संख्या, कहने का मतलब जो इसकी क्राउडिंग है बहुत कम है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि आप स्टेनोग्राफी को कीजिए। और एक बात कि जिन बच्चों के 10th या 12th में मार्क्स कम हैं, फ्रेंड्स हम उन मार्क्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अंदर एक ऐसी स्किल क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम उन 90% या 90% प्लस वालों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब वीडियो को हम एंड करते हैं और बात करते हैं कि कॉस्ट की। तो देखिए बाहर यदि आप इसकी स्टडी करते हैं तो वहां पर इसकी जो कॉस्ट आती है वो 15,000 या फिर 20,000 या 10,000 कुछ इस तरीके से इसकी फीसेस होती हैं, जो कि हम ऑनलाइन क्लास अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे हम डेट अभी रिवील नहीं कर रहे हैं। फिर भी जो हमारी जो कॉस्ट होगी 3500 होगी, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते या फिर उनके पास स्टेनो की टीचर उनके शहरों में नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को वीडियो में कुछ क्वेश्चंस अभी भी होंगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर हम कहें कि हमारी स्क्रीन पे जो हमारे नंबर दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इसके रिप्लाई जरूर देंगे। और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों? क्योंकि आप ही की तरह जो बच्चे ऐसे हैं जो स्टेनो को लेकर के कंफ्यूज हैं, वह उनकी सारी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू।